पिछली क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट मैं समझाया था। उस कोऑर्डिनेट में मैंने यह समझाया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। साथ ही साथ मैंने यह भी समझाया था कि किसी भी प्लेन फिगर, इट मीन्स 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि इन सभी को मैं डिस्टेंस फार्मूला से क्या करूंगा, उसको वेरीफाई करता हूं और साथ ही साथ डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ उसको हम इस चीज का वेरीफाई कर लेते हैं कि इसके डायगोनल, स्क्वायर के या फिर इसके साइड्स इक्वल है कि नहीं है, उसके बिहेवियर पर मैं इसका आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अब क्या होता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया, उसमें मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ाया मैंने, उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया मैंने, तो इन सभी को अब क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के बिहार पर में एनसीईआरटी को देखते हुए लगभग हर एक टर्म से या हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन को हम सोल्व करके कम से कम यह प्रयास होता है कि जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिकों के साथ एक एक क्वेश्चन को कम से कम हम इन्वॉल्व करके देखें। अभी हम इसका कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर नंबर 7 है 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 7, इसका कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद हम यह देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है और साथ ही साथ इनमें कौन सा फॉर्मूला या कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. मैंने कल क्या समझाया था कि कोलिनियर में होता है क्या कि अगर कोई भी लाइन कोलिनियर होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे बने हुए तीनों के तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे, तब मैंने समझाया था कि उसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, टोटल होल सेगमेंट के मतलब जो लाइन दिया होता है उसके बराबर में होता है। अब इसमें दिया हुआ डिटरमाइन इफ द पॉइंट, अब दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि लेट कर लेते हैं आंसर में या सॉल्यूशन में। अगर हम चलते हैं तो लेट a इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, 5, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -11 दिया हुआ है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ए बी निकालें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होता है कि x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहां पर में इसमें ये हो गया, ये x1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2, इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 में से 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर निकल जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना √5। ये किसका लेंथ निकल गया, ए बी का। फिर हम किसका निकालेंगे, बीसी का। तो बीसी में भी क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला x2 x बीसी में अब बीसी आ गया ना, तो x3 - x2
x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब होती है x3 का वैल्यू कितना है -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 है तो y3 कितना हो जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर। इसका रूट अंडर अब हो गया कि रूट अंडर कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। रूट अंडर तो -4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर 196। आंसर कितना निकल जाएगा रूट अंडर 212। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज लिख सकते हैं कि रूट अंडर 4 इंटू 53 4 इंटू 53। अब 4 इंटू 53 इसका मतलब हो गया कि कितना निकल जाएगा 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 रूट अंडर 53 2 रूट अंडर 53। अब ये 2 रूट अंडर 50 इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ए बी का भी निकाल लिया, ए बी का लेंथ निकाल लिया, ए बी का लेंथ निकाल लिया, बीसी का लेंथ निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से। अब किसका निकाल लेंगे एसी का लेंथ निकाल लेंगे। क्या ले लेंगे एसी का लेंथ। एसी का लेंथ का मतलब क्या होगा ए और सी। एसी का लेंथ का मतलब क्या होगा ए और सी। एसी का मतलब हो गया कि इसमें क्या हो जाएगा ये x1 और ये x3। तो x रूट अंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला रूट फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 कितना है तो -2 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256। अब टोटल कितना निकल जाएगा रूट अंडर 265 रूट अंडर 265। अब हम क्या देख रहे हैं रूट अंडर 265। अब यह कंडीशन होता है कि इसमें हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कोलिनियर इट इज देखा जाता है कि मैंने क्या बताया था कि ए बी प्लस बी सी या मतलब किसी एक सेगमेंट का वैल्यू दो सेगमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट it is clear that BC not equal to AB plus AC। फिर अगेन AB not equal to BC plus AC। फिर क्या चीज AC not equal to किसका BC AC नॉट इक्वल टू किसका है BC का। तो मैं देख रहा हूं कि इन तीनों कंडीशन को यह फॉलो नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हेंस A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। A, B, C आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए कि तीनों कंडीशन अगर बराबर होता इक्वल होता तब वह एबीसी क्या होता कोलिनियर होता, एक लाइन पे बनता। अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। यह क्या है कोलिनियर नहीं है। मैंने क्या किया अब कोलिनियर उसको प्रूव कर दिया कि वो कोलिनियर है या नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि find the point on the x-axis। Find the point on
the x-axis which is equidistance from 2 -5 and -2 9। अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है, इसको सबसे पहले समझें। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कल पढ़ाया था कि पिछले वीडियो में कि एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू तो रहेगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स इक्विडिस्टेंस कहता है। अब एक पॉइंट ऐसा है इस पर में ध्यान दिया जाए कि ये पॉइंट हो जाता है, ये अगर इसको मानते हैं, ये मान हो गया P, सॉरी ये हो गया A और ये हो गया B, इसके बीच में इक्विडिस्टेंस है तो ये पॉइंट हो जाएगा P। A का कोऑर्डिनेट तो मुझे दिया हुआ है 2 -5 और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2 और 9, तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x और 0। x0 क्यों होगा, x0 इन सेंस में होगा, x0 इन सेंस में होगा कि कोई x एक्सिस पे मांग रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में यह होगा कि PA इक्वल टू कितना PB, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। अब इक्विडिस्टेंस जब हो जाएगा तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, PA का होल स्क्वायर इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। तो अगर LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसी तरह हम आते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा कि x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं कह रहा कि x2 यहां पर मैं क्या हो जाएगा AP में या PA में x2 हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो y2 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू x3 का वैल्यू, x3 कितना है -2 माइनस 2 और कितना x, तो -2 ये हो जाएगा कितना, सिंपल लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5 जा 25 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 जा 81, 9 जा 81। अब यहां पे होता क्या कि x स्क्वायर और x स्क्वायर LHS कैंसिल हो जाएगा, LHS में भी +4 है, RHS में भी +4 है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो बच गया क्या -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। अब LHS और RHS को एक तरफ लेके आते हैं तो -4x माइनस RHS में से आ जाएगा, तो -4x इक्वल टू 81 माइनस 25 माइनस 8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन में -8 7 जा 56 -7। देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल गया -7। इसका मतलब हुआ कि वह x का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगा, x का वैल्यू आएगा x का जो वैल्यू नेगेटिव आया है वह किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वह आएगा x डैश एक्सिस में। इसका मतलब हुआ कि x डैश एक्सिस का मतलब होता है कि x का नेगेटिव वैल्यू होता है। एनसीईआरटी का ही थर्ड क्वेश्चन आता है, वह थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में देखिए। अब कहता है क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन जो होता है वह क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो
the ratio in which the line segment joining the points of -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो। जब ये रेशियो कह दिया इसका मतलब क्या हुआ? m और n का रेशियो। कल मैंने लाइन सेगमेंट वाला जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उस वीडियो में क्लियर करके मैंने बोला था कि लाइन सेगमेंट जब डिवाइड होता है तो मैंने बताया था एक होता था इक्विडिस्टेंस पर में डिवाइड होता है, दूसरा होता है ट्राइसेक्शन पर में, और थर्ड क्वेश्चन जो होता है, थर्ड टॉपिक जो होता है उससे कि एक लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब यह क्वेश्चन एक अलग किस्म का है, अलग किस्म का। यहाँ पे कहता है कि रेशियो हमसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? रेशियो। इट मींस रेशियो का मतलब क्या आ जाएगा? m रेशियो n का रेशियो क्या कर रहा है? मुझसे मांग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम m रेशियो n के फॉर्म में भी बना सकते हैं या हम k मान के भी बना सकते हैं। तो k मान के बनाएंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यह लाइन सेगमेंट है कैसा। तो यह एक लाइन सेगमेंट है, यह a हो गया और यह क्या हो गया? b हो गया। ये a पॉइंट और यह b पॉइंट है। इसके बीच में p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? -1 and 6। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और a का कोऑर्डिनेट -3 और 10 दिया हुआ है और b का कोऑर्डिनेट 6 और -8 दिया हुआ है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे यह फाइंड करना है कि यह जो AP है और PB है इस लाइन को कितने कोऑर्डिनेट में, मतलब कितने पॉइंट्स में, सॉरी पॉइंट्स कहते हैं, कितने रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब मुझसे क्या मांग रहा है? m का वैल्यू और n का वैल्यू मांग रहा है। m और n का वैल्यू मांग रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में m n डायरेक्ट अगर मान करके बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है और वह क्वेश्चन फंसने का डर होता है, ज्यादा वर्किंग हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम m n ना मान करके इसको हम क्या मान लें? k रेशियो 1 करके क्या करते हैं? इसको हम बनाते हैं। कितना में? k रेशियो 1 करके बनाते हैं। k रेशियो 1 करके। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 6k। ध्यान दीजिए 6 कहां है? 6 और k। तो 6k -3 अपॉन में 6k -3 अपॉन में k + 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? -8k + 10 अपॉन में k + 1। ये क्या निकल गया? ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये क्या निकल गया? p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि यह k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया? यह 6k, ध्यान रहे कि क्योंकि बच्चा कहां पे गलती करता है कि ये 6k -3 अपॉन में k + 1। अब ये 6k कहां से आ गया? तो 6k का मतलब हुआ कि 6 और k और -1 -3 है तो -3 और 1 का ये क्या आ जाएगा? k + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा? y का टर्म आ जाएगा। तो -8 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसको? 10 को किससे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? -8k + 10 अपॉन k + 1। अब जो ये टर्म है यह टर्म किसके बराबर में? तो ये 6k -3 अपॉन में k + 1 ये किसका कोऑर्डिनेट निकला? p का कोऑर्डिनेट निकला। तो p का कोऑर्डिनेट तो मुझे दिया हुआ है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर अगर हम आए तो क्या हो जाएगा? 6k -3 अपॉन k + 1 इक्वल टू कितना? -1 एंड -8k + 10 अपॉन में k
प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है। x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1 और y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 6। अब इसी को अगर मैं सोल्व करूं तो सोल्व करने के बाद क्या निकल जाएगा, एक रेशियो निकल जाएगा, एक रेशियो निकल जाएगा। जो रेशियो क्या करेगा, मुझे यह समझाएगा कि वह लाइन ए बी लाइन कितने रेशियो में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इसका जब हम वर्किंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा -k-1 इक्वल टू 6k-3। वेरिएबल टर्म को एक साथ ले आऊं तो -k-6k इक्वल टू -3 और +1, -7k इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल, देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7। सिमिलरली इसको भी अगर मैं सोल्व करूं तो यहां पर मैं अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस कितना 10, 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस 6, 14k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/14, 2 जा 4 और 2 7 जा 14, देयरफॉर k का वैल्यू कितना निकल गया 2/7। मैं क्या देख रहा हूं, दोनों x के केस में भी और y के केस में भी, दोनों के केस सॉरी x और y दोनों के कोऑर्डिनेट में अगर मैं देख रहा हूं जिसको मैंने k लेट किया था वो 2/7 और k यहां भी क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है। हम कह सकते हैं hence point P divided the line segment AB in the ratio 2/7। ये 2/7 किसका निकला, 2/7 जिसको मैंने k/1 मान करके बनाया था उसको सिंपल लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं m और n का वैल्यू निकला। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप जाइए सक्सेल फॉर्मूला में, और सक्सेल फॉर्मूला में जाने के बाद तब उसके बाद उसको कंप्लीट करिए। मैंने समझाया था कि स्पेशल वर्टेक्स जो मुझे फाइंड करने के लिए देता है, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, तो या पैरेललोग्राम का हो, तो ये जो स्पेशल वर्टेक्स है उसी स्पेशल वर्टेक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, क्वेश्चन को देखा जाए, कहता है इफ 1 2 4y x 6 and 2 3 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। x and y का वैल्यू क्या कहता है फाइंड करने के लिए, मैंने कल बताया था। अब आप इसमें देखो कि इसमें 4 कोऑर्डिनेट जो दिया गया है पैरेललोग्राम का, A, B, C and D पॉइंट का दिया हुआ, इसमें से y गुल है, y का वैल्यू नहीं है, यहां पर में भी एक x का वैल्यू नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं कि लेट कर लेते हैं कि एक डायग्राम के साथ कि पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। दोनों डायगोनल को अगर मैं मीट कर दूं तो ये BD हो गया और ये AC हो गया।
अब ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4y, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x 6 और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, b इक्वल टू 4y, c इक्वल टू x 6 और d इक्वल टू कितना 3 5। इट इज द वर्टिसेस, ये चारों के चारों क्या है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कल क्या पढ़ाया था, मैंने यह समझाया था कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कट तो करता है लेकिन इक्वल कट करता है। हम कह सकते हैं कि 1 + 6, हम कह सकते हैं कि x + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 3 + 4 डी का वैल्यू और 3 डी का वैल्यू 3 + 4, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 2, तो 3 + 4 अपॉन में 2, तो ये 2 और 2 LHS में कैंसिल, तो x + 1 इक्वल टू 3 + 4, x + 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 - 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। x का वैल्यू तो निकल गया, अब किसका चाहिए मुझे y का चाहिए, एंड क्या हो जाएगा y के टर्म में 5 + y अपॉन में 2 इक्वल टू 6 + 2 अपॉन में 2, 6 + 2 अपॉन में 2। अब ये 2 भी कैंसिल, तो 5 + y इक्वल टू 8, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। जो मिसिंग वर्टेक्स था उसी मिसिंग वर्टेक्स को मैंने क्या किया, फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू x और y का वैल्यू मैंने क्या किया, निकाला। x और y का वैल्यू क्या किया, मैंने निकाला। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का ही है, उसके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म को हम देखते हैं, जो ये मोस्ट पेपर में कितने मार्क्स का, लगभग 4 मार्क्स का पेपर आता है। क्या कहता है क्वेश्चन पे सबसे पहले आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट में मैंने जितना पढ़ा था उस कोऑर्डिनेट का लास्ट 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन मैं आपको इसी सारे क्वेश्चन के पैटर्न पर मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP इक्वल टू, एक कंडीशन दिया हुआ है मुझे, AP इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB and P lies on the line segment, lies on
द लाइन सेगमेंट ए बी। क्या कर रहा है क्वेश्चन को? सबसे पहले देखा जाए, ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अब ये ए और बी तो मुझे हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ मुझे? ए -2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 2 - 4। ध्यान रहे इस बात का कि क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कि मुझे p का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो p ये हो गया। तो इसमें क्या फाइंड करना है मुझे? p का वैल्यू मुझे x और y फाइंड करना है, मतलब p का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है? AP = 3/7 AB। 3/7 AB। ध्यान रहे, अगर इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं, AP/AB = 3/7। इसी को अगर मैं इसमें से क्या करूं, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। या तो AP/AB को हम रिवर्स कर दें, तो क्या हो जाएगा? AB/AP और 7/3। या इन दोनों में से हम क्या करें, इसी वही करते हैं, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा AB/AP = 7/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं? AB का वैल्यू क्या होगा? AB का वैल्यू हो जाएगा AP + PB। AP + PB अपॉन में AP = हम 7/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 4/3। ये भी तो लिख सकते हैं ना। 5 + 2 अपन में सब 5 + 2 अपन में 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 + 2 इसलिए नहीं लिया जाता है कि ध्यान रहे कि एक टर्म जो डिनोमिनेटर दिया हुआ, उस डिनोमिनेटर में से वन टर्म होना ही चाहिए। यहां भी AP है, यहां भी AP हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, यहां भी क्या आ जाएगा? 3 होना ही चाहिए। अब AP इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + PB अपॉन में कितना? AP = 1 + 4/में कितना? 3। तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या? PB अपॉन में AP = 4/3। देयरफॉर इसका रेशियो क्या निकल जाएगा? PB/AP = 4/3। इसका मतलब हो गया कि PB का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा और AP का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब PB कितना है? ये हो जाएगा, PB का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 4 और AP का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3। अब जब मुझे इसका रेशियो मुझे निकल गया, मतलब मिल गया, M और N का रेशियो मुझे मिल गया, तब हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से हम P का तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? M और N का रेशियो चाहिए। M और N का रेशियो मुझे मिल गया। अब क्या करते हैं, हम इसको स्टेटमेंट के साथ बना करके आप लोगों को देते हैं। क्या करते हैं कि लेट x y be the point on point which divided the join of A का कोऑर्डिनेट -2 and B 2 - 4 in the ratio 3:3। इसका मतलब 3:4। क्या निकाला मैंने? 3:4 निकाला। अब 3:4 के बाद जब हम सेक्शन फॉर्मूला पर में आते हैं, x = क्या हो जाता है? x = होता है mx2 + nx1, मतलब mx2 + nx1 अपॉन में m1 m + n। ये x का निकल गया। और y का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? y का कोऑर्डिनेट निकला m
y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अगर मैं वैल्यू दे दूं तो आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 4 और y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में कितना 3 प्लस 4। वर्किंग करते हैं 3 2 जा 6 प्लस प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में कितना 7 और -12 -4 2 जा 8 अपॉन में 7 आ गया -2 अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7। तो हम कह सकते हैं कि जो उसको डिवाइड किया मतलब m और n जो 3:4 में डिवाइड किया इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। देयरफॉर हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक निकल गया -2/7 और दूसरा निकल गया मतलब y का वैल्यू क्या निकल जाएगा -20/7। ध्यान रहे इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े इजी वे में फंसते हैं और फंसने के बाद इस तरीके में फंस जाते हैं कि टाइम भी बदल कर लेते हैं और क्वेश्चन भी उनसे नहीं बन पाता है। इसलिए ध्यान रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से, सबसे पहले मुझे रेशियो दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी वाला मतलब लाइन सेगमेंट से रिलेशन दिया हुआ है तो रिलेशन से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एम एन का वैल्यू निकल जाएगा और एम एन का वैल्यू निकल जाएगा, सक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो मैंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट का जितना भी थ्योरी पॉइंट था साथ ही साथ मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके आपको हर एक प्रोसेस पर में या सेगमेंट पर हर एक पार्ट्स पर में जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपके सिलेबस में सबके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कंप्लीट कर दिया। अब इससे रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन आपके इसी कोऑर्डिनेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसमें लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हर एक पेपर के लिए चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को भी देखें, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट में अवश्य लिखें कि क्वेश्चन कैसा है। अगर किसी तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके क्वेश्चन को शेयर करूं, सोल्व कर दूं, सोल्व करने के बाद मैं आपको शेयर कर दूं। ठीक है, जय हिंद।